नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी। और मैं हूं आपके साथ किरण। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए, हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें भी। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में बात होगी सोच की बात की, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। बिल्कुल, और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। किरण, और सबसे पहले बात देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया में 4 बड़ी खबरों की कर लेते हैं शिवम, क्योंकि 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से हम जानकारी देंगे, बताएंगे। हमारे साथ रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता भी जो है वो जुड़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो बात होगी जम्मू कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी है। और देखिए, सोमवार को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। कुलगाम के गुद्दर के जंगल में यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब यह खत्म हो चुका है। डीजीपी नलिन प्रभात ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के खुद मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों के जवानों को खास निर्देश देते हुए आतंकियों का सफाया किया गया। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण खबर। और अगली खबर भी और महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर में बात होगी अमेरिका भारत के रिश्तों की, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की ताकत का एहसास हो चुका है। 50% टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप ने घोषणा की है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत करेंगे। अब हाल ही में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर ज्यादा टैरिफ लगाया, जिससे तनाव बढ़ा था, लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में जुटा है। बता दें कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। हालांकि पिछले कुछ समय से एक बार फिर ट्रंप भारत और पीएम मोदी को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो संबंध बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन हम शायद भरोसा कितना करना चाहिए, अभी भी कोई नए बयान आया मुझे पता लगा। पीएम मोदी ने भी दोनों देशों के बेहतर संबंधों को महत्व दिया है। बिल्कुल, और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे शिवम। लेकिन वहीं अब तीसरी खबर कौन सी रहेगी वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। पड़ोसी मुल्क का हम जिक्र करेंगे, नेपाल, जहां पर जेनजीन के विरोध और प्रदर्शनों के बाद देखिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया है। राजनीतिक संकट वहां पर गहरा गया है। फिलहाल सेना ने पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया है, यानी कि अब सब कुछ जो है वो सेना वहां पर संभाल रही है। और ऐसे में देखिए, सेना प्रमुख ने नागरिकों से अपने संबोधन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील की है। ऐसे में देखिए, पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते अराजकता की स्थिति पैदा होने के बाद भारत के कई पूर्व राजनयिकों ने कहा कि भारत को इस उभरती स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पड़ोस में कुछ भी हो, इम्पैक्ट जरूर भारत के ऊपर में पड़ता है। देखिए, कुछ राजनयिकों ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के पड़ोस में वास्तव में जो उथल पुथल मची हुई है शिवम, वो एक ठीक संकेत नहीं है। क्या संकेत है वो हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन अब चौथी खबर का जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, चौथी खबर भी और महत्वपूर्ण है। हर खबर पर दर्शकों एनालिसिस रहेगा, विस्तार से उसमें अपडेट के आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन चौथी खबर भी महत्वपूर्ण है, उसमें बात एसआईआर की। बिहार के बाद देखिए, अब चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि देश भर में मतदाता सूची की समीक्षा पर काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार करने का निर्देश सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों को जून में ही दे दिया गया था। आज इसको लेकर दिल्ली में अहम बैठक होगी। चुनाव आयोग की आज होने वाली इस बैठक में सभी सीईओ को अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति पर रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट में मतदाताओं की संख्या, गहन समीक्षा की जानकारी और संशोधन की मौजूदगी, जो मौजूदा स्थिति है वो शामिल होगी। अब रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग एसआईआर कराने के कदम को कहां और कब उठाया जाए, इस पहलू को अंतिम रूप यहां पर जो है वो दिया जा सकता है। किरण, बिल्कुल। और चलिए शिवम, आगे बढ़ते हुए अब हम पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहलगाम की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा बल जो हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। यानी कि टेरर एक्टिविटी पर अब नकेल कसना जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। पहलगाम हमला हमारे लिए सबसे बड़े, एक तौर से कहे कि एक सबक कि आतंकवादियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। और अब वही तस्वीर जो है हमें दिखाई भी दे रही है। देखिए, हर दिन आतंकवादियों को एक गहरा जख्म दिया जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों पर कहर बनकर के टूट रहे हैं। इसके परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। आतंकवादी या तो पकड़े जा रहे हैं या फिर देखिए मारे जा रहे हैं।
बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के लिए अभियानों को और तेज कर दिया गया। तेज तो थे ही, अब आप समझ लीजिए सुपर फास्ट कर दिया गया है। इसी के चलते कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और सेना ने इसे ऑपरेशन गुड्डर नाम जो है वो दिया है। इस दौरान जो है घायल हुए 2 जवान भी शहीद हो गए। मारे गए एक आतंकी की पहचान शोपियां के रहने वाले आमिर अहमद डार के रूप में जो है वो हुई है, जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और सितंबर 2023 से एक्टिव था। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद टीम गुड्डर के जंगलों में संदिग्ध जगह पहुंची, जहां छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। किरण, बिल्कुल, और देखिए इसके बाद जवानों ने जो है वो जवाबी फायरिंग की है। अब जब जवान जवाबी फायरिंग करेंगे तो समझिए कि आतंकवादियों का क्या कुछ होने वाला है, और वही हुआ भी है यहाँ पर। देखिए इसके अलावा जम्मू की भी अगर हम बात करें, वहाँ के आरएसपुरा सेक्टर में भी इंटरनेशनल बॉर्डर से एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी अब बॉर्डर एरियाज भी पूरी तरह से पहले भी टाइट थे, लेकिन अब उसको और ज्यादा सख्त जो है वो कर दिया गया है। यानी कि एक पक्षी भी पर मारने की कोशिश करे, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी लाइव जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। रमन, लगातार ऑपरेशंस जारी हैं, जरा इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए शिवम, ये 2 दिन पहले कुलगांव डिस्ट्रिक्ट के गुदर जंगल में सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिली थी कि करीबन 2 से 3 आतंकी जो हैं वो गुदर जंगल के अंदर छिपे हुए हैं, और इसी इनपुट के आधार पर जब सुरक्षा कर्मियों ने बाकायदा वहां पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया तो वहां एक हाइडआउट के अंदर छिपे हुए जो आतंकी थे, जब उन्होंने देखा कि सुरक्षा कर्मी जो है वो उनके हाइडआउट तक पहुंच चुके हैं, उनके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो उनकी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई और उसके बाद एनकाउंटर की शुरुआत हुई। करीबन 30 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन में 2 खूंखार लश्कर तैयबा के आतंकी, जिसमें से एक लोकल आतंकी जो शोपिया का रहने वाला है जिसका नाम आमिर अहमद डार है, और 28 सितंबर 2023 को इसने लश्कर तैयबा की तंजीम को ज्वाइन किया था और तब से लगातार कुलगांव और साउथ कश्मीर के इलाके में एक्टिव नजर आ रहा था। इसके साथ साथ में दूसरा आतंकी जो मारा गया है वो पाकिस्तानी आतंकी, जिसका नाम कोड नेम जो है वो रहमान भाई बताया जा रहा है, और ये आतंकी जो है वो A कैटेगरी का आतंकी है और एक और आतंकी के होने की शामिल जानकारी जो है वो थी, लेकिन फिलहाल 2 आतंकी मारे गए हैं और तीसरा आतंकी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं रात के अंधेरे का और घने जंगल का फायदा उठाकर अपनी लोकेशन से शिफ्ट होकर दूसरी लोकेशन पर जो है वो चला गया है, लेकिन उसकी तलाश भी जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन कल जब सुरक्षाकर्मी उस हाइडआउट तक पहुंचे जहां पर आतंकी छिपे हुए थे, जहां पर उनके साथ मुठभेड़ हुई थी, उस हाइडआउट से एक इंसास राइफल, एक AK-47 राइफल समेत जो है वो तमाम तरीके के आतंक के साथ जुड़े हुए साजो सामान, जिसमें कुछ खाना बनाने के लिए LPG सिलेंडर वहां पर मौजूद थे। यानी रमन, जिस तरह से ये हथियारों का जखीरा मिला है, जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि चार्ज तक करने के लिए जो है वहां पर इक्विपमेंट्स लेकर के ये आतंकवादी पहुंचे थे, मंसूबा था कि कुछ लंबा करना है, कुछ बड़ा करना है। यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप में देखिए, जो भी पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की धरती पर आए हैं तो निश्चित रूप में किसी न किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 जब पहलगांव के बाइसरन में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी किस तरीके से सुपर एक्टिव मोड में है। न केवल जो हिंटरलैंड का इलाका है बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर का जो भी इलाका है वहां पर भी बहुत ज्यादा सख्ती देखी जा रही है। किसी भी तरीके की कोशिश घुसपैठ की अगर होती है तो उसे नाकाम बनाया जा रहा है। हाल में हमने देखा कि बारामूला के इलाके में जो है वो आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और वहां पर आतंकियों को ढेर किया गया। पुंछ में जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और हाल में जिस तरीके से हम बता रहे थे कि आरसपुरा के इलाके में भी एक आतंकी एक घुसपैठिया को जो है वो पकड़ा गया है और ये घुसपैठिया जो है ये सरगोदा इलाके का रहने वाला था, जो जानकारी बीएसएफ की तरफ से साझा की गई है। तो सरगोदा आरसपुरा से करीबन 250 किलोमीटर दूर है और जब ये सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ा, इससे पूछताछ की गई तो ये लगातार कहीं ना कहीं अपनी बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था और इसी बात को लेकर शक जो है वो गहरा गया। तो उसके बाद जो है अब इससे ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेल में भेजा गया है, जहां पर ज्वाइंट इंटेरोगेशन जो है इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसका मकसद क्या था, क्यों ये सरगोदा से 250 किलोमीटर का सफर तय कर यहां तक आया और इसके पीछे और कोई आतंकी संगठन जो घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। तो ये सारी जानकारी जो है इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप में जो कुलगांव में जिस तरीके से ऑपरेशन के दौरान नीलन प्रभात जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को जिस तरीके से ढेर किया गया। हालांकि दुखद यह है कि 2 भारतीय सेना के जवान भी इस पूरे ऑपरेशन में शहीद हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद रमन, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। अब चलिए किरण आगे बढ़ते हैं।
गुड मॉर्निंग इंडिया पर सबसे पहले अब बात करेंगे, देखिए आज के मूड की बात करेंगे, एसआईआर की, जिसे अब पूरे भारत में लागू करने पर चर्चा की जा रही है। किरण, और बिल्कुल देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर के मचे विवाद के बीच में चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कहा कि देखिए पूरे देश में एक साथ इसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर के 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ जो है एक बड़ी बैठक भी होनी है। एसआईआर में भारतीय नागरिकों को देखिए सम्मिलित करने को लेकर के एक अतिरिक्त दस्तावेजों का भी जो है चुनाव आयोग ने सुझाव जो है वो मांगा है। देखिए चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि सुझाव नहीं जो है वो मांगे जा रहे हैं। तमाम सभी से पूछ के जो बेस्ट है, जो बेस्ट किया जा सकता है वो किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष पुरजोर तरीके से विरोध ही कर रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ। ऐसा लगता है कि वो टोटली हो चुका है। लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की तिथि व डेटा डिजिटाइजेशन की स्थिति समेत कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और कुल केंद्रों की संख्या पर रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों और बीएलओज की नियुक्ति व प्रशिक्षण की स्थिति पर भी प्रेजेंटेशन पे फोकस होगा। तो काफी एक अच्छे से एक आप समझ सकते हैं विस्तार से प्लान बनाने का और समय है, सब कुछ किया जाएगा और सबसे सुझाव लिए जा रहे हैं। फिर बाद में कोई ये ना कहे कि भाई हमसे नहीं पूछा गया, ये गलत है, या नाम किन के काटे जा रहे हैं। जी, और बिल्कुल देखिए मुझे लग रहा है कि अब बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे अगर देश में इसे लागू किया जाएगा तो विपक्ष को ये बात समझ में आएगी कि ये सबके लिए है, केवल बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके अभी नहीं। तो देखिए बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जारी है, 30 सितंबर तक पूरी वो हो जाएगी। आयोग ने आधिकारिक तौर पर जो है देश में देखिए इसे लागू करने की एक आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं की है, लेकिन तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। सूत्रों से जो संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि इसे पूरे देश में एसआईआर जो है एक साथ लागू किया जाएगा और एसआईआर की तारीख पर अंतिम फैसला 10 सितंबर की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। 24 जून को बिहार से जुड़े एसआईआर के अपने आदेश में ही चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर लागू करने का जिक्र किया था। और देखिए चुनाव आयोग ने बिहार से जुड़े आदेश में ये लिखा था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, आरपीए 1950 की धारा 21 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वो निर्वाचक नियमावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्देश दे सकता है। बिल्कुल, सब कुछ अधिकार में है, लीगल मॉरल राइट उनका, जो हर तरीके से उनका राइट है। ऐसे कई स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं। अब देखिए मतदाता सूचियों की नई तैयारी भी इसमें शामिल है। अतः आयोग ने अब ये निर्णय लिया है कि पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ किया जाए ताकि निर्वाचन नामावलियों की अखंडता की संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके। अब ये जरूरी है कि अब किस कदर विपक्ष इस पर रिएक्शन देगा, क्योंकि विपक्ष ने लगातार घेरने का प्रयास किया। बिहार का चुनाव तो अभी उसको लेकर जिस तरीके से एसआईआर हो रहा था तो उसको लेकर इतना विरोध किया गया, मतलब आप सोचिए मार्च निकाला जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरा विपक्ष चक्का जाम किया गया और क्या क्या कुछ नहीं किया विपक्ष ने। और घेरा किसको? आपने चुनाव आयोग को ही सीधा सीधा घेरा और कोई प्रूफ आप कर नहीं पाए। जिस तरीके से आप कहते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया, तो उसके बाद कोई प्रूफ नहीं किया। फिर दो वोटर आईडी कार्ड, ये तमाम मुद्दे जो उठाने का प्रयास किया, यानी जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कह रहे कि नहीं देखिए इसके पास 2 वोटर आईडी हैं। जब उनसे पूछा आपके पास ये कैसे है, तो फिर ये एक ऐसा खेल चल रहा था जो काफी लंबे दौर तक चला, जहां पर चुनाव आयोग को इस बीच में शिवम जो बिहार के एक्चुअल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण रह गए हैं। मुझे लग रहा है विपक्ष जो है उन मुद्दों को उठा करके सरकार को घेरने के बिल्कुल भी मूड में जो है वो दिखाई नहीं दिए। उनको लग रहा था कि अगर हम वोट चोरी का आरोप लगा देंगे तो शायद इस वजह से जो है लोग हमें वोट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वोट चोरी तो उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ऐसे में बिहार की जनता जो है वो समझती है कि उनके खुद के मुद्दे इतने ज्यादा है कि वो वोट चोरी जैसे मुद्दे, और जब तक आप सटीक चीज या फिर सबूत या फिर प्रूफ नहीं देते हैं कैसे जनता भी भरोसा करे। ये इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ नहीं देखा, वोट आप ईवीएम हैकिंग तक का आरोप देखा, जब साबित करने के लिए बुलाया तब कुछ नहीं हुआ। जितने भी इन आरोप लगाए गए इलेक्शन कमीशन ने उसको जवाब हर बार दिया है और अच्छे से दिया है कि भाई आप हमें बताओ गलती कहाँ है। और लेकिन सभी को साथ में लेकर चलने का जो प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर, इतने बड़े देश में, इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक, तो और आप सोचिए वहां पर इतने अच्छे से आप डिजिटली चुनाव जो करा पा रहे हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है। पर उसमें आप सवाल उठाएंगे कि भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये बहुत बड़ी दिक्कत का एक सबब बन जाएगा। किरण,
बिल्कुल। और ऐसे में देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात शिवम यहाँ पर सोच की बात की कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बातें हैं जो सोचना ज़रूरी भी है। और ऐसे में देखिए नेपाल का हम जिक्र करेंगे इसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारी की तरफ से बवाल मचा हुआ है, पूरे देश भर में देखिए हाहाकार मचा हुआ है, और ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल में हिंसा के बाद काठमांडू में कर्फ्यू जारी है, अब अगले आदेश तक ये लागू रहेगा। आज सुबह काठमांडू शहर में शांति दिखी, ये कहा जा रहा है। नेपाल में लगातार बिगड़ रहे हालात पर ये तस्वीरें किरण देखिए, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। सोचिए ये हमारे बगल में ये मुल्क है, ये राष्ट्र है, और यहाँ पर इतनी अस्थिरता है। नेपाल में लगातार ये हालात जो बिगड़ रहे हैं, हालात पर भारत की पैनी नजर है, रखना जरूरी भी है। बिल्कुल। पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, जिसमें नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा नेपाल में हुई हिंसा जो है हृदय विदारक है। ये जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। युवाओं के साथ हम एक तरीके से किरण, बिल्कुल युवाओं की जान चली गई है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि जो है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से ये विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं नेपाल में बिगड़े हालात के बीच में सेना ने कमान संभाली है। देखिए नेपाल में जेनजी जो कई बार जो है ये सत्ता पलट के लिए जो है अहम रोल जो है वो निभाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश की हम बात करें, श्रीलंका की बात कर लें। जेनजी जो होते हैं वो बहुत कुछ बदल देते हैं। हमें लगता है कि युवा हैं, शायद ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब जब वो सड़कों पर उतरे हैं तब तब बदलाव जो है हुआ है। और इस तरह का विरोध प्रदर्शन, और देखिए विरोध प्रदर्शनों के बीच में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा भी सामने आ गया, जिसकी वजह से एक राजनीतिक संकट जो है शिवम गहरा गया। फिलहाल सेना ने जो है पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। बिल्कुल सेना को कंट्रोल अपने हाथ में लेना भी पड़ेगा। वो शुरुआती दौर भी हमने देखा जब शूट एट साइट के ऑर्डर तक दे दिए गए थे, तमाम चीजें, फिर कैसे तमाम राजनेताओं को भागना पड़ा। देखिए सेना प्रमुख ने नागरिकों से अपने संबोधन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील की है। देखिए इसीलिए ये होता है ना कि जब मामला किसी से नहीं संभलता है तो उस राष्ट्र की सेना को बुलाया जाता है, चाहे अब तो भारत वो सेना की, से संभलता है। हाँ सेना से संभलता है। और देखिए ये देखिए प्राकृतिक आपदा हो या राजनीतिक संकट हो, हर जगह पर जो है सेना आपको, और बाकी दूसरे मुल्कों से बचाने के लिए भी सेना तो है। सेना आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए, हर जगह सेना ही एंड में मोर्चा जो है वो संभालती है। और आप ये समझिए कि जो स्थिति वहां पर बिगड़ी थी, अब पुलिस से क्यों नहीं संभल पाया, पुलिस से संभल नहीं पा रहा था, तब वहां पर सेना, और बहुत सम्मानित वहां पर भी, जैसे भारत में लोगों को सेना से प्रेम है, उतना ही आप समझ लीजिए नेपाल में लोगों को सेना से उतना ही प्रेम है, उतना ही सम्मान है, और आपसी हमारा भी बहुत अच्छा तालमेल है। इसीलिए पीएम की तरफ से भी जो कहा जा रहा है, जो हम भी नजर रख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे भाई बहन है वहां पर, इस तरीके से इसको हम कोट करते हैं। हमारा ये केवल एक बॉर्डर है, वो बॉर्डर से हमारी ये रिश्ते जो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पुराना बहुत ऐतिहासिक पौराणिक रिश्ता हमारा। अब देखिए सेना प्रमुख ने प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर भी खेद व्यक्त किया। जनरल सिगडेल ने प्रदर्शनकारी नेताओं से प्रदर्शन स्थगित करने और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने की अपील की। लेकिन किरण ये तस्वीरें जो हैं, ये भी जरा बताइए। ये जो हम यहाँ पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए 6 तस्वीरों के जरिए नेपाल की स्थिति को समझिए। लेकिन आज आपको बता दें शिवम कि देखिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो थोड़ी शांति जो है सुबह के वक्त में दिखाई दे रही है। वो भी तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो 2 दिन प्रदर्शन का दौर रहा था, जिस तरह से आगजनी हुई, गोलीबारी की गई है, उसके बाद जो है आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। प्रदर्शनकारी देखिए राष्ट्रपति आवास पहुंच जाते हैं, संसद भवन पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ मचाई जाती है। ठीक ये वैसी ही स्थिति है, वही सिचुएशन है जो हमने बांग्लादेश में जो है वो देखा था, और वही तस्वीर यहां पर भी जो है नजर आई। सोशल मीडिया बैन, मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ओली इस बात को समझ रहे होंगे कि बैन की जगह अगर कोई दूसरा ऑप्शन मैं चूज कर लेता तो शायद आज मैं सत्ता पर बरकरार रहता। बहुत देर हो चुकी है उनके लिए अब कुछ सोचने समझने के लिए। लेकिन किरण इसको दो दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक भारत का दृष्टिकोण इसमें है कि भाई भारत के लिए क्या, जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी लगातार बढ़ाने का प्रयास वहां पर हुआ था, चीन से नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया था। उनको चीन के इशारों पर चलने वाला कहा जा रहा था, यानी चीन मैनेज कर रहा है वहां, इंटेलिजेंस उनकी मैनेज कर रही है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि केवल वो जो बैन है सोशल मीडिया पर, वो एक बहाना था। पीछे के करप्शन के मुद्दे और लोगों की नाराजगी और जो एंटी इंडिया नैरेटिव, ऐसी बहुत सी चीजें जिससे लोग त्रस्त थे, परेशान थे, करप्शन से परेशान थे। राजशाही थी तो वो कहते राजशाही ज्यादा बेहतर है, इनको चुन के हमें क्या फायदा हो रहा है, जहां पर
ये करप्शन कर रहे हैं और इनके बच्चे देखिए उनकी तस्वीरें, ये हैशटैग नेपो किड्स बहुत वायरल हो रहा था, उसको लेकर दिखा रहे थे ये अमीरों के बच्चे यानी नेताओं के बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं और ये गरीबों की हालत देखिए। तो इसमें जेनजी इन्वॉल्व है, बट केवल अगर हम कहेंगे कि भाई ये बैन एक तरीके से लग गया उससे आक्रोश हुआ, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। ये आग बहुत लंबे समय से शिवम देखिए छोटी सी चिंगारी जो है वही आग में तब्दील होती है, और वही हमें जो है नेपाल के अंदर में कि ये छोटी सी चिंगारी थी जो सोशल मीडिया। लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो बांग्लादेश में हुआ, आप ये देखिए श्रीलंका में हुआ, लेकिन इसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसमें दो महाशक्तियां इन्वॉल्व हो सकती हैं, इसमें अमेरिका और चाइना। ये आप बिल्कुल भी आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कई जगहों पर जो सत्ता परिवर्तन के लिए ऐसा किया भी जाता है। और बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं शिवम, और आगे बढ़ते हुए जो है बात हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और देखिए भारत की ताकत का फाइनली जो है उन्हें एहसास हो ही गया है, और 50% टैरिफ लगाने के बाद देखिए अब ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका और भारत के बीच की जो व्यापारिक बाधाएं थी, जो कहीं ना कहीं एक तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे अमेरिका की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, वो दूर करने के लिए वो बातचीत करने को तैयार है। अब हाल ही में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर ज्यादा टैरिफ लगाया, जिससे तनाव बढ़ा था, लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में जुटा है। बता दें कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में लगातार गिरावट जो है वो देखी जा रही थी। हालांकि पिछले कुछ समय से एक बार फिर ट्रंप भारत और देखिए पीएम मोदी को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो संबंध बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझना इतना आसान नहीं है। कभी बहुत अच्छी दोस्ती की बात कर देते हैं, फिर अचानक से कोई एक ऐसा फैसला ले आते हैं, फिर पनिश करने का सोचते हैं कि भाई मैं यानी आप भारत पर टैक्स लगा देंगे, आप चीन पर टैक्स लगा देंगे, उससे आप जो है आप रशिया को अफेक्ट होगा, ये उनकी सोच है। अभी भी ये सब कुछ चल रहा है, आप समझ लीजिए। अभी रिश्ते बेहतर होने की खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब बिल्कुल देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, और ये जिस तरह से अभी काफ़ी अलग अलग जो बयान है उनकी तरफ से आते हैं या अलग अलग वो कदम उठाते हैं, मुझे लग रहा है ये सिर्फ एससीओ समिट के बाद जो है बदलाव हुआ है खासतौर से। और चाइना ने भी देखिए सपोर्ट कर दिया कि भारत पे 50% जो आपने टैरिफ लगाया वो गलत था, और मुझे लग रहा है ये सब जो देख करके लगा कि अब तो हम भारत को जो है, रशिया को जो है वो बिल्कुल खो देंगे। आने वाले दिनों में तो बातचीत का दौर चलेगा ही नहीं, क्योंकि फोन करते हैं, प्रधानमंत्री फोन नहीं उठाते हैं, बातचीत की कोशिश करते हैं। हाँ, वो भी दौर देखा गया। तो वो कहते हैं ना कि आपने बात भी नहीं की, जिक्र तक नहीं किया, और डोनाल्ड ट्रंप को इसका फर्क पता चल गया कि नाराज है भारत, नाराज है हमारे प्रधानमंत्री। यही तो हमें समझना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आप देखेंगे जो जाते हैं गले मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये सब कुछ होता है, ये सारी चीजें हुई हैं। ट्रंप जब पहले थे, जो अपने पहले कार्यकाल में थे, तो उस दौरान जिस तरीके की घनिष्ठ मित्रता आपने देखी, तो हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिश्तों से ज्यादा हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हर देश के साथ अगर वो हैं, उसमें पीएम मोदी का ये रोल है। उन्होंने ये डिप्लोमेसी का एक नया एक स्टाइल रखा है कि भाई जाते हैं गले मिलेंगे और एक ऐसा बना लेंगे कि आप मेरे मित्र हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वहां से लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसीलिए ये मुश्किल इतना हो रहा है कि भाई जब वो ट्वीट करते हैं तो उनमें उसमें आक्रोश भी आप देखेंगे, उसमें आप पछतावा भी देखेंगे, उसमें थोड़ा सा प्रेम भी आता है कि नहीं हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हैं, वो तमाम चीजें। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी एक तरीके से आप समझिए कि बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है, लेकिन ये पुराने ट्रंप नहीं है, नए ट्रंप है, इसलिए ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उन्होंने कह दिया उसको ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि अपने बयानों से पलट बहुत रहे हैं इस बार के जो ट्रंप हैं। अब देखिए आगे इस खबर को बता दें कि पीएम मोदी ने भी दोनों देशों के बेहतर संबंधों को महत्व दिया है। हालांकि ट्रंप अभी भी भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों से कहा है कि अगर उन्हें व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना है तो चीन और भारत पर 100% तक टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए कि ट्रंप के इस नए गेम प्लान का मकसद उन देशों को निशाना बनाना है जो रूस का तेल खरीद करके उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं, लेकिन खुद जो खरीदारी अमेरिका कर रहा है उस पर ध्यान बिल्कुल भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का जा नहीं रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप मुझे लग रहा है कि एक तरह से ये समझे कि ठीक है आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप वो एक डिक्टेटरशिप वाली चीज लेके आएंगे, वो आपके वक्त में जो है कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मजे की बात ये बताऊं कि आप लोग सोचते हैं कि भारत तेल खरीदता है, हमने बताया कि यूरोप कैसे क्या कुछ खरीदता है, अमेरिका क्या कुछ खरीदता है। आपको पता होना चाहिए जो रिफाइन होके डीजल वगैरह जाता है वो डीजल यूक्रेन तक खरीदता है, तो उनका उनसे लड़ाई है, वो खरीद रहे हैं, उनके टैंक में वो डल रहा है। लेकिन अगली खबर किरण महत्वपूर्ण, बिल्कुल
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। गोरखपुर में आज जनता दर्शन उन्होंने किया और देखिए लोगों की फरियाद उन्होंने सुनी है और हर बार वो इस तरह से जनता दर्शन जो है वो लगाते हैं। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश उनकी तरफ से जो है वो दिए गए हैं और लोगों से हर बार मिलते हैं, संवाद करते हैं और हर बार की तरह ये जो वहाँ पर लेके आते हैं अपनी समस्याओं को, अपने पत्रों को उनको देते हैं और फिर उसका जो है हल निकालने का प्रयास, ये एक शानदार तरीके के रूप में, आप इसको पहल के रूप में, इनका भी एक अलग अंदाज है कैसे ये चीज़ों को हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। जी।